नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंधु जल संधि के बारे में, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं। आज इसे 60 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, तो इसके बारे में क्या हमें इसे वापस देखने की जरूरत है क्या, कि इसमें बदलाव लाने की कुछ गुंजाइश है क्या वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए, और जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से कुछ गतिविधियां पिछले कुछ समय में देखने को मिली है उसके चलते। तो हम इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद में हमारा न्यूज इन फ्लैश है, जो कि हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ लॉ सीखो के कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए एमसीक्यू देखते हैं। आज का एमसीक्यू यह है कि इनमें से सबसे ज्यादा बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, या जिसे हम करें सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक बाम्बू का कौन है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी म्यांमार, जिसे पहले हम बर्मा भी कहते थे, और ऑप्शन डी है पेरू। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वर्णनात्मक प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, वह यह है कि यह तर्क दिया जाता है कि सिंधु जल संधि की समीक्षा भारत के लिए दो-धारी तलवार साबित हो सकती है। इस पर एक चर्चा करें। आप अपना उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हम सिंधु जल संधि जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये समाचार में क्यों है। तो आज ही के दिन 1960 में इस संधि को हस्ताक्षर करा था जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं पाकिस्तान के। ये डब्ल्यूएचओ की मध्यस्थता से ये संधि हुई थी। इस विवाद को सुलझाया गया था, एक संधि पर लाया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो इसकी 60वीं वर्षगांठ पे ये अब हमारे लिए क्या समय है कि हम इसकी पूर्ण समीक्षा करें। तो ये क्या है संधि, ये ट्रीटी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो जो सिंधु नदी है, जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, सिंधु नदी शुरू होती है मानसरोवर के पास से, जो कि चीन में है। वहां से बढ़ती हुई ये भारत में आती है, उत्तर की तरफ बढ़ती है, और फिर वापस उत्तर से ये नीचे और आती है और पाकिस्तान में ये चली जाती है। उसके बाद में उसके अलावा जो नदियां है, जो उप नदियां कहलाती है, वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, ये सारी नदियां भी आगे चल के भारत से शुरू होती है, लेकिन ये आगे चल के मिल जाती है सिंधु नदी में, पाकिस्तान में। तो इस संधि के अनुसार जो कि हमारी वेस्टर्न रिवर्स थी, पश्चिमी नदियां थी, जो कि इंडस, सिंधु, झेलम और चेनाब। तो ये ऊपर की जो तीन नदियां है, इंडस, झेलम और चेनाब, ठीक है, ये इसका हक पाकिस्तान को दिया गया। और जो ईस्टर्न रिवर्स थी, जो पूर्वी नदियां थी, सतलुज, रावी और ब्यास, ये भारत की ओर आई। तो नीचे की जो तीन नदियां हैं, इन पर भारत का एक्सक्लूसिव हक है, ये इसका पानी उपयोग कर सकते हैं। और ऊपर की जो तीन नदियां हैं, उसका उपयोग जो है पाकिस्तान कर सकता है। भारत भी कुछ दृष्टि में कर सकता है, लेकिन हम इसका स्टोरेज नहीं कर सकते ट्रीटी के अकॉर्डिंग। तो ये जितना भी अगर हम जल तंत्र देखें, तो इसका 80% से ज्यादा, जो 80.58% राइटर ने बताया है कि इसका जो उपयोग है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, और भारत के द्वारा करीब 20% उपयोग किया जाता है। उस समय पे जब ये संधि हुई थी, उस समय पे ये हस्तांतरित हुआ था कि ठीक है, ये नीचे की नदियां है, जो पूर्वी नदियां है, उसका भारत 100% उपयोग कर सकता है। तो इसके एवज में हमने उनको 83 करोड़ पाउंड उसी वक्त हमने पाकिस्तान को एज अ कंपनसेशन, और वो उनके उसके चलते हुए कैनाल्स डेवलप कर पाए, ठीक है, क्योंकि उस समय वो काफी नया देश था, तो हमने उसे एक कंपनसेशन भी दे दिया। और एक कंपनसेशन के रूप में, वास्तविक रूप में, तो हमने एक मदद दी कि आप आपका कैनाल्स रिप्लेस करें, नए वाटर सिस्टम्स बनाए जो आपको मदद करें। तो भारत जो है वो अपर रिपेरियन कहलाता है। रिपेरियन क्या होता है, अभी हम समझ लेते हैं कि जैसे नदी दो राज्यों या दो देशों से जाती है, तो जहां से वो शुरू होती है, ठीक है, जिस पर उसका कंट्रोल है, पहला कंट्रोल है, वो अपर रिपेरियन कहलाता है। और जहां पर फिर वो अंत में जाती है, वो लोअर रिपेरियन कहा जाता है उसे। तो ईस्टर्न रिवर का कंप्लीट राइट, जैसे मैंने बताया, भारत को मिला। वेस्टर्न रिवर का राइट पाकिस्तान को मिला, पर पूर्ण रूप से नहीं। भारत भी उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, पर सीमित रूप से उसका स्टोरेज हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका महत्व क्या है, भारत के सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे
पहली जो बात है, भारत के डेवलपमेंट प्लान, अगर हम विकास नीति की बात करें तो उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि राजस्थान कैनाल है, ठीक है, जिसे जिसे हम इंदिरा गांधी कैनाल भी कहते हैं। ये हरियाणा और पंजाब से जो हमारी सतलुज, रावी और ब्यास नदियां है, इसके पानी को ये राजस्थान की ओर मोड़ता है। और राजस्थान के काफी जिले, जैसे श्री गंगानगर हो गया, या वहाँ की राजधानी हो गई, जयपुर हो गई, जैसलमेर हो गया, तो इन सारे जिलों तक भी कैसे पानी लाया जा सकता है, इस पर ये प्रोजेक्ट बनाया गया, राजस्थान कैनल, जो कि भारत का सबसे बड़ा कैनाल का प्रोजेक्ट है। तो ये जो नीचे की नदियां है, यहाँ से ही पानी लाया जाता है। तो अभी की दृष्टि में अगर हम देखें तो सतलुज, रावी और ब्यास है, उनका 6 से 7 प्रतिशत पानी जो है हम अभी भी यूटिलाइज नहीं करते, वो वैसा का वैसा पाकिस्तान में बह जाता है। तो हम उस पानी को यूटिलाइज कर पाए, इसलिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। उसके बाद में भाखड़ा डैम की बात करें, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बन रहा है, वहां पर भी हम इनका स्टोरेज करते हैं, इन नदियों का पानी का स्टोरेज करते हैं। तो अगर हम कृषि की दृष्टि से देखें, फूड प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जिससे हम हमारा एग्रीकल्चर का जो उत्पाद है, जो अन्न व्यवस्था है, हम उसको और बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमको इसे रीनेगोशिएट करने की जरूरत क्यों है, हम इससे समीक्षा करने की जरूरत क्यों है? तो सबसे पहले तो राइटर ने कहा है कि अनफिनिश्ड बिजनेस है ये, मतलब अधूरी बात कहीं ना कहीं ये रह गई है। क्योंकि जैसे कि पिछले कुछ दिनों में भी आपको देखने को मिला होगा कि हम कश्मीर में बारामूला में एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे थे, रिवर प्रोजेक्ट डेवलप करते थे, उसको उस पर एक सवाल उठाया गया पाकिस्तान द्वारा। और आज आके काफी बार ये सवाल उठाया जाता है, जो ऊपरी 3 नदियां उससे हम उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ कुछ ही ऐसी दृष्टि है जहां पर जैसे पानी का संग्रह हो गया, वो सब हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर हम इरिगेशन के लिए या छोटे मोटे यूज के लिए कर रहे हैं वहां के लोग, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट आता है या ऐसी कोई भी सरकारी सहायता वहां के लोगों को दी जाती है, तो उसके अगेंस्ट पाकिस्तान के द्वारा हमेशा सवाल उठाया जाता है। तो इसलिए जब हमने एक ट्रीटी साइन की है, उसमें क्लियर क्लॉजेस दिए हुए हैं, एक कानूनी प्रक्रिया हमने बनाए रखी है कि हाँ ऐसी एक व्यवस्था रहेगी, तो आप बार बार उसमें सवाल क्यों उठाते? राइटर ने कहा इसीलिए हम क्यों हमारी ओर से एकदम शांति के रूप में बैठे रहे और हम उस संधि को वैसे के वैसे ही रहने दें यहाँ पे। तो फिर अगर आप ऐसी दिक्कत पैदा करते हैं तो इसे बदलाव लाने की जरूरत है। उसके साथ में ये भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में, पिछले हम अगर 1-2 सालों में ही देखें या उससे पहले भी देखें, तो पाकिस्तान की ओर से कई ऐसी गतिविधियां रहती है जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेबल है, ठीक है, जो टेंशन क्रिएट करती है दोनों कंट्रीज के बीच में। जैसे पार्लियामेंट का अटैक 2001 का हो, या मुंबई हमला हो ताज होटल में जो हुआ था 2008 में, या उरी हमला हो जो कि हमारे सैनिकों पर हुआ था, पुलवामा में भी आप देख चुके 2019 में हो चुका है। तो ऐसी गतिविधियां पाकिस्तान की ओर से आती हुई दिखती है, वहां पे आतंकवादियों को शय दिया जाता है और उससे ही कि सरकार शय देती है, तभी तो वो यहाँ पर इतना प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसीलिए भी समीक्षा की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा भी है कि राइटर ने कहा है कि दिस इंस्टेंसेस कुड बी साइटेड बाय इंडिया टू विड्रॉ फ्रॉम IWT एज पर वीना कन्वेंशन ऑफ लॉ ट्रीटी। तो वीना कन्वेंशन ऑफ लॉ ट्रीटीज की ओर भी देखें तो ऐसी एक जो गतिविधियां है, ठीक है, उसके चलते भी हम इसकी पुनः समीक्षा कर सकते हैं। हम इसका पालन करना या नहीं करना ये हमारे ऊपर रहता है। अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी का आर्टिकल 12 ही देखें तो उसमें भी कहा गया है कि टाइम टू टाइम इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं अगर कुछ बहुत जरूरी बदलाव आता है तो। उसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द ट्रीटीज है, उसमें भी कहा गया है आर्टिकल 60 में कि अगर कोई मटेरियल चेंज होता है, अगर मूलभूत कोई बदलाव होता है बायलैटरल ट्रीटी को, इसमें हम उसको वापस ले सकते हैं। हमारा कदम वहाँ पे, हमारी जो उसमें जो भागीदारी है हम उसको वापस ले सकते हैं। अगर कोई वॉयलेशन दिखता है ट्रीटी से संबंधित भी, तो भी हम ऐसे कदम उठा सकते हैं जो कि उस ट्रीटी के अगेंस्ट जाए, या हम उस ट्रीटी का भाग नहीं रह सकते हैं, हम हमारे ओर से कदम उठा सकते हैं। तो जैसे कि ट्रीटी में कहा गया था कि हाँ भारत ऊपरी नदियों का भी उपयोग कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्यों बार बार इस पर अगर सवाल उठाता है, तो हम ऐसा मेजर ले सकते हैं, राइटर ने पॉसिबिलिटी बताई है।
उसके अलावा इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अगर हो जाए, आर्टिकल 61 में कहा है कि जो चीज नामुमकिन हो जाए परफॉर्म करने के लिए तभी भी हम विड्रॉ कर सकते हैं या उसमें हम टर्मिनेट कर सकते हैं या कुछ मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। उसके अलावा अगर मूलभूत बदलाव आ जाए, ठीक है, परिस्थितियों में, आर्टिकल 62 ये कहता है उस दृष्टि से भी हम उस ट्रीटी को टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीएम्पटिव नॉर्म्स में कुछ नए आए, जैसे कि अगर हम कहें कि एक नए गतिरोध मानक का आना भी टर्मिनेशन का एक ग्राउंड बन सकता है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी थी। हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उदाहरण मैंने देना चाहूंगा, जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट हो रहा था जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था। उस पर बहुत सवाल उठाए गए पाकिस्तान के द्वारा, जो कि हमने ट्रीटी में रहते हुए हम कदम उठा रहे थे। तो अगर ऐसी गतिविधियां होती है या तो आतंकवादी हमले होते हैं, उस दृष्टि में तो ये बनता है कि हम इसकी पुनः एक समीक्षा करें, और ये हमारे लिए एक दो धारी तलवार के रूप में उपयोग हो सकती है। जैसे हम हमारे डेवलपमेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं और साथ में हम एक कूटनीतिज्ञ एक दबाव भी पाकिस्तान पे डाल सकते हैं। तो चलिए आज का न्यूज इन फ्लैश देखते हैं। वो है राज्यसभा से समाचार आ रहा है ये कि वहां पे एक बिल पास किया गया जिसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारे सांसद है, उनकी सैलरी को 30% तक कम करने की बात की गई। वो अब 30% कम रहेगी 1 साल के लिए। तो ये बिल जो है वो पहले ही लोकसभा में पास किया जा चुका है। इस बिल का नाम है सैलरी अलाउंसेस पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 2020। तो अब ये बिल से अब ये एक्ट बन जाएगा जब इस पर प्रेसिडेंट इस पे अपना हस्ताक्षर कर देंगे। दूसरा जो खबर है वो वर्ल्ड बाम्बू डे के बारे में है। 18 सितंबर के दिन, जो कि कल के दिन, वर्ल्ड बाम्बू डे के रूप में बनाया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है? तो ये अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाने के लिए फैलाया जाता है कि कैसे हम इसे कंजर्व करें, कैसे हम इसका बचाव करें, हम इसका प्रमोशन करें हमारी बाम्बू इंडस्ट्री का। उसका ये एक मूलभूत उद्देश्य है। तो अगर हम उत्पादक के रूप में देखें तो चाइना सबसे बड़ा उत्पादक है बाम्बू का। उसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है वो है भारत। हमारे भारत में 136 स्पीसीज जातियां हैं बाम्बू की, अलग अलग 23 जेनेरा है। उसके साथ में ये 13.96 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड पे फैला हुआ है। अगर हम मेजर बाम्बू उत्पादक राज्यों या क्षेत्र को देखें तो हमारा ईस्टर्न क्षेत्र, खासकर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र, काफी ज्यादा बाम्बू उगाता है। तो असम का बाम्बू आपको बहुत ज्यादा सुना होगा, काफी फेमस है, जिससे वाद्य यंत्र भी बनते हैं जैसे बांसुरी। तो भारत के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में तो हम इसे हरा सोना भी कहते हैं और एक गरीब आदमी की लकड़ी या टिम्बर भी हम इसे कहते हैं। तो चलिए हमारा विश्लेषण जो है वो आज यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।